नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी व्याकरण कक्षा में। आज हमारे अध्ययन का विषय रहेगा शब्द निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले शब्द कहते किसे हैं? शब्द होता है वर्णों का सार्थक समूह और शब्द होते हैं जिन्हें भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। इसी कारण कहते हैं कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, अर्थात मेज, कुर्सी, पुस्तक आदि शब्दों का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ये स्वतंत्र हैं, इसी कारण शब्दकोश में भी देखने को मिलते हैं। जब हम डिक्शनरी देखते हैं तो उसमें शब्द ही होते हैं और जो सार्थक है वही शब्द है, और शब्दकोश में आपको सभी सार्थक शब्द ही मिलेंगे, अर्थात ऐसे शब्द मिलेंगे जिनका अर्थ होता है। जैसे कमल या कलम, ये सार्थक हैं, हमें शब्दकोश में देखने को मिलेंगे। तो ध्वनियों का मेल तो हो, लेकिन सार्थक होना अनिवार्य है। अब मैं कहूँ मकल, तो मकल में ध्वनियों का मेल तो है, लेकिन वह सार्थक नहीं है, तो वह शब्द नहीं कहलाएगा। तो शब्द सार्थक मेल को ही कहते हैं, और मेल भी किसका? वर्णों का। दूसरी बात, जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा में अनेक शब्दों की हमें आवश्यकता रहती है। शब्दों के अनेक प्रकार होते हैं, विभिन्न रूप से वो कार्य करते हैं। कोई संज्ञा का काम करता है, कोई सर्वनाम का, कोई क्रिया का, कोई विशेषण का, तो कोई क्रिया विशेषण का। सबके अपने अपने प्रकार होते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ के बारे में विस्तार से बात करते हैं तो संभवतः कभी कभी शब्दों की कमी हो सकती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम शब्दों का निर्माण करते हैं। वो कैसे किया जाता है कि मूल शब्द में कुछ शब्दांश जोड़ दिए जाते हैं, उससे आगे या उसके पीछे, तो उन शब्दांशों के मेल से एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। शब्द अर्थात सार्थक। हाँ, यह है कि उसमें जब हम शब्दांश कोई जोड़ते हैं तो उससे मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग, प्रत्यय और समास हमारे पाठ्यक्रम में है। तो उपसर्ग और प्रत्यय का हम इस पाठ में विचार करेंगे। चलते हैं, शब्द निर्माण की प्रक्रिया किस किस तरह से होती है जान लेते हैं। उपसर्गों के द्वारा, जैसे आदर मूल शब्द है और जब हमने उसमें अन उपसर्ग जोड़ दिया तो वह बन जाता है अनादर। अर्थात ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इनसे नया शब्द बन गया। अब है प्रत्ययों के द्वारा। प्रत्यय जो ऐसे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे सुंदर जमा ता से बन गया सुंदरता। अब सुंदर अपने आप में विशेषण था, सुंदर शब्द का प्रकार है विशेषण, लेकिन ता जुड़ते ही यह बन गया भाववाचक संज्ञा। तीसरा शब्द निर्माण की प्रक्रिया में तीसरा बिंदु है समास प्रक्रिया द्वारा, कि समास के द्वारा भी नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे स्नान जमा गृह, स्नान गृह है, स्नान के लिए गृह, इसका अर्थ यह होगा। तो ये शब्द निर्माण में तीन जो मुख्य बिंदु है जिनसे शब्द निर्माण होता है, उनमें अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग शब्द बना है उप जमा सर्ग से। तो परिभाषा जानते हैं पहले क्या है। उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुतम खंड हैं। सार्थक अर्थवान, लघुतम छोटे, खंड मतलब टुकड़े, जो शब्द के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। कि जब वो शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो एक तो सार्थक हो जाते हैं, और शब्दांश हैं कि शब्द का अंश है। पूरा शब्द नहीं जुड़ता है, शब्द के साथ एक शब्दांश जुड़ता है और उस शब्द के मूल शब्द के साथ जुड़कर वह उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे विजमानाश बन गया विनाश, अन जमा आदर अनादर, आदर मतलब रिस्पेक्ट सम्मान, लेकिन जब हमने इसमें अन शब्दांश जोड़ दिया तो अनादर बन गया, जिसमें सम्मान नहीं है। जहाँ सम्मान की भावना जो थी, आदर मतलब सम्मान, बिल्कुल उससे विपरीत हो गया। तो इसका अर्थ हुआ कि ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, शब्दांश कहलाते हैं। अब इनके कितनी तरह के हम उपसर्गों का प्रयोग हिंदी में करते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के शब्द मिलते हैं जब हम उत्पत्ति के आधार पर करते हैं। मुख्य रूप से तत्सम तद्भव, जो हमने पढ़ा है 6, 7, 8 में, तत्सम तद्भव, देशी विदेशी।
अब तद्भव जो होते हैं हिंदी के, उसमें देशी को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तत्सम शब्द, तत्सम जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आए हैं, तद्भव संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आए हैं, यानी कि हिंदी के और अन्य भाषाओं से आए हुए। अन्य भाषाओं से आगत मतलब आए हुए कौन से? विदेशी शब्द। विदेशी जो दूसरे देश की भाषाओं से शब्द हमारी हिंदी में आ गए हैं और उनके साथ हम जिन उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। तो जो शब्द हैं वो आगत भी हैं। हम हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं, अंग्रेज़ी, फारसी, जापानी, रूसी, पुर्तगाली, अनेक भाषाओं के, चीनी आदि भाषाओं के अपनी हिंदी के स्वयं के शब्द हैं और संस्कृत के तो शब्द हैं ही, क्योंकि माना जाता है कि हिंदी का जन्म ही संस्कृत से हुआ है। तो 3 तरह के इन शब्दों का जो प्रयोग हिंदी में होता है, तो उन्हीं के आधार पर हम उपसर्गों का प्रयोग भी हिंदी में करते हैं। तो हिंदी में 3 तरह के शब्दों के साथ 3 तरह के उपसर्गों का प्रयोग होगा। पहला है तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत के हैं मूल रूप से, लेकिन हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। इनकी संख्या 22 होती है, जो संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। उन उपसर्गों से बने अनेक शब्द हैं जो हम अपने प्रयोग में लाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अत्यंत, अधिकार, अनुभव, अनुराग आदि। ये सभी जो शब्द हैं तत्सम उपसर्गों के मेल से बने हुए हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान दें, अत्यंत, अत्याचार जो पहला है, ये 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं। अति उपसर्ग है जिसका अधिक अर्थ में प्रयोग करते हैं और शब्द है अत्यंत और अत्याचार। जब प्रश्न आता है अभ्यास में तो हमें ध्यान देना है कि ये यण संधि से बने हुए दोनों शब्द हैं। अगर य व से पहले आधा वर्ण है, आधा मतलब स्वर रहित वर्ण है, तो जब हम उसमें उपसर्ग ढूंढेंगे तो उपसर्ग जो आधा वर्ण है उससे पहले ह्रस्व ई, जिसे हम छोटी ई बोल देते हैं, की मात्रा लग जाती है। जैसे अत्यंत को अगर हमें कहना है कि इसमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग करें तो हम कहेंगे अति जमा अंत, अत्यंत। तो त पर ह्रस्व ई की मात्रा आ जाएगी, तो अत्यंत। तो अभ्यास में या पेपर में जब ये आएगा तो हमें सरलता रहेगी। तो ये हम सब पढ़ लेंगे। इसके बाद है तद्भव उपसर्ग। तद होता है उससे, भव उत्पन्न, उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से। कि तद्भव उपसर्ग मूलतः संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं, उनसे ही थोड़ा रूप बदलकर हिंदी में आए हैं। इन्हीं को हिंदी उपसर्ग भी कहा गया है। इनके उदाहरण देख लेते हैं। अ, अन, उन, क, नी, पर, ये सभी जो हैं तद्भव उपसर्ग हैं और इनसे वे बने हुए शब्द हैं अनपढ़, 49, अवगुण आदि। इसके उपरांत आता है तीसरा आगत अथवा विदेशी उपसर्ग। आगत का अर्थ होता है आए हुए, विदेशी होता है विदेश की भाषाओं से, कि भाषाएं विदेशी हैं लेकिन उनके शब्दों का जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं और उनसे नए शब्दों का निर्माण हमें करना होता है, तो उसी भाषा के उपसर्गों का प्रयोग हम उन शब्दों के साथ करते हैं। जैसे ब, बा, बे, बद, खुश आदि। ये सभी उपसर्ग विदेशी हैं और शब्द इनसे बने हैं नए। बखूबी, बाकायदा, बेअदब, बदनाम, खुशबू आदि। तो अगर शब्द फारसी उर्दू का है तो उसी के उपसर्गों का प्रयोग उसके साथ होगा। अगर अंग्रेज़ी का है, जैसे इंस्पेक्टर, तो हम बोलते हैं सब इंस्पेक्टर, तो सब जो है उपसर्ग भी अंग्रेज़ी का ही होगा। तो 3 तरह के उपसर्गों का प्रयोग हिंदी में होता है, तत्सम, तद्भव और विदेशी उपसर्ग। अब है कुछ उपसर्गों के आधार पर शब्द निर्माण के कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। प्रायः जिस प्रकार का शब्द है उसी प्रकार का उपसर्ग उस शब्द के साथ लगाया जाता है, अर्थात तत्सम के साथ तत्सम, तद्भव के साथ तद्भव और विदेशी के साथ विदेशी। कभी कभी जब उपसर्ग भाषा में बहु प्रचलित हो जाते हैं, बहुतायत में प्रयोग में आने लगते हैं, या कभी कभी जो साहित्यकार है, लेखक है, वह नए शब्दों का प्रयोग करने लगता है, तब भिन्न स्रोत के उपसर्ग भिन्न स्रोत के शब्दों के साथ भी प्रयुक्त हो जाते हैं। अर्थात कभी कभी
शब्द दूसरी भाषा का होता है और उपसर्ग दूसरी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे बेजोड़, अथाह आदि। संस्कृत के निषेधवाची अन, न, हलंत उपसर्ग का रूप हिंदी में अन, न स्वर सहित के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जैसे अनदेखा, अनजाना आदि। तत्सम उपसर्गों में कुछ उपसर्ग ऐसे भी हैं जिनके एक से अधिक रूप मिलते हैं, जैसे दुर, दुस, दुष, दुष। उनकी जो वर्तनी है थोड़ी भिन्न हो जाती है। इनके उदाहरण दिए गए हैं, दुर्लभ, दुस्साहस, दुष्कर, दुष्चरित्र। इस तरह से इनका प्रयोग होता है। एक उपसर्ग एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग में आ सकता है और उपसर्गों से जो नए नए शब्द बनते हैं उनमें कभी कभी तो नए शब्द की व्याकरणिक कोटि वही रहती है जो मूल शब्द की है, और कभी कभी व्याकरणिक कोटि बदल जाती है। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। जैसे थाह जो है संज्ञा शब्द है, अ उपसर्ग जोड़ने से बन गया अथाह। अथाह विशेषण का कार्य करेगा। तो मूल जो शब्द की कोटि थी वह थी संज्ञा, और उपसर्ग जुड़ने के बाद उसकी कोटि बदलकर क्या बन गई? विशेषण। लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसका व्याकरणिक कोटि उस शब्द की बदल जाए। सेम भी रह सकती है, ज्यों की तो रह सकती है। जैसे होनी शब्द है संज्ञा, अन हमने जोड़ा, अनहोनी बना, अनहोनी भी है संज्ञा। तो व्याकरणिक कोटि में बदलाव आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो इसी के साथ उपसर्ग का पाठ यहाँ पूरा होता है। अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।